मैं एक्चुअली पहले हिंदू था, लेकिन अभी मैं वो स्ट्रिक्टली मानता नहीं हिंदुइज़्म की आइडियोलॉजी को वगैरह मैं पैराडॉक्सिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम नहीं। है कि जब आप कहते हैं कि अच्छा और बुरा, तो उसकी ऑब्वियसली कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इस्लाम का। उसकी बेस पे मैं आपको कहूँगा कि अगर उसने गलत किया है, लेकिन वो मैं खुद उसको देखिए मुस्लिम लोग कहा जाता है मोस्टली। लोग जब हालात से तंग होते हैं, उनके मुल्क टूट जाते हैं, तो उनकी पहली प्रायोरिटी हम दुनिया में एक वाहिद ताकत रह गए थे लिबरलिज्म के खिलाफ। दे जस्ट वांटेड वन सिस्टम। इस्लाम को ठीक है घर तक ही रखो, लेकिन देखिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सोसाइटी में फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए यू नीड सेम टाइम हम नहीं एजुकेशन। चाहते कि हमारी अदालतों में 50-50, 60-60 साल केस लगे रहें। दादा के ज़माने का केस जो है पोता आके एड्रेस कर रहा हो। इस्लामिक जस्टिस सिस्टम के अंदर आपका कुछ दिन के अंदर आपका फैसला हो जाता है। मैं एक्चुअली पहले हिंदू था, लेकिन अभी मैं वो स्ट्रिक्टली मानता नहीं हिंदुइज़्म की आइडियोलॉजी को वगैरह मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। ओके। तो फिलहाल मैं ह्यूमनिस्ट हूँ। मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ अभी कि एथिज़्म की तरफ भी मतलब गॉड से मुझे लगता है कि अभी फिलहाल मेरा ताल्लुक ही नहीं है। मुझे बस ये लाइफ में सोसाइटी के रूल्स, रेगुलेशंस, एथिक्स वगैरह के हिसाब से रहना है, अच्छी चीज़ें करनी है और बुरे इंसान जो लोगों को बुरी तरह से ट्रीट नहीं करना है, विदाउट एक्सपेक्टिंग अ डिवाइन रिवॉर्ड ऑफ हेवन, और या ओके। फिर हेल की परवाह किए कि अगर मैं बुरा काम करता तो हेल में जाऊँगा, इसलिए मैं बुरा काम नहीं करूँगा, इससे मेरा ताल्लुक नहीं है फिलहाल। ओके। तो और मुझे ये भी लगता है कि अगर दूसरे जो रिलीजन है, ख़ास करके इस्लाम, वो भी अगर इस तरह से इस राह पे चल पड़े, और जो मुस्लिम लोग हैं, ख़ासकर अपने जो भाई-बहन हैं इंडिया और पाकिस्तान में, कि पूरा फ़ोकस इस्लाम की तरफ देने के बजाय थोड़ा बहुत फ़ोकस सेल्फ डेवलपमेंट, एजुकेशन की तरफ दे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। ओके। जो आपने पहली बात कही ह्यूमनिज्म के, आप ह्यूमनिस्ट हैं और आप लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। यू सी द प्रॉब्लम इस सारी बात में एक एक पैराडॉक्सिकल प्रॉब्लम है कि जब आप कहते हैं कि अच्छा और बुरा, तो उसकी ऑब्वियसली कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन होनी चाहिए। फिलोसॉफिकली हम ये आर्ग्यू करते हैं कि अगर आप अपने इस सेंस ऑफ जस्टिस जिसके तहत आप अच्छा या बुरा कहते हैं, अगर आप उसको किसी डिवाइन रियलिटी में ग्राउंड नहीं करते हैं, तो फिर अच्छा और बुरा मीनिंगलेस हो जाता है, क्योंकि आपका अपना अच्छा और बुरा होगा, मेरा अपना अच्छा और बुरा होगा, तो उससे तो कोई यानी कि किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेगा ना हम। दूसरा प्रॉब्लम इसमें यह है कि अगर कोई डिवाइन रियलिटी है ही नहीं, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है कोई अच्छा करने की या बुरा करने की। अगर मैं इसलिए नहीं को किसी के साथ अच्छा काम करना चाहता कि मैं दोज़ख में या हेल में ना चला जाऊं, और अच्छा इसलिए करना चाहता हूं कि मैं हेवन में चला जाऊं। लेकिन अगर किसी इंसान के लिए हेवन और हेल उसके माइंड में के मुताबिक एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो उसे अच्छा या बुरा करने की क्या ज़रूरत पड़ी है। देयर इज नो रीज़न। आपको जो अच्छा अपने लिए लगता है, जो आपको बेहतर कर सके, जो आपको प्रोग्रेस कर सके, जो आपको फर्दर डेवलप कर सके, आपका फ़ायदा कर सके, आपको करना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? राइट, मैं आपकी बात समझता हूँ। लेकिन देखिए नॉर्मल सोसाइटी में अगर हम इंडिया, पाकिस्तान या फिर वेस्टर्न यूरोपियन कोई कंट्री ले लेते हैं, वेस्टर्न यूरोप में एक कंट्री ले लेते हैं, और जी। समझिए बहुत सारे कम्युनिटीज़ यहाँ पे हैं जो एथियस्ट की आइडियोलॉजी रखते हैं और अच्छा उनकी जो मानो, मुझे मोरालिटी। बहुत माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे, मुझे 1 सेकंड देंगे? नीचे बसालत भाई आए हैं, मैं उनको ऑन बोर्ड ले लूँ 1 मिनट, 1 हाँ, सेकंड। जी, अस्सलाम वालेकुम बसालत भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं टू आप? एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह। और तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे भाई, आप खैरियत से हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल। मानव भाई से मेरे बात ख्याल हो से रही थी आपके आने से पहले। इट्स बीन जी, लाइक जी। 3 इयर्स नाउ। या आपके वेरी, चैनल वेरी पे लॉन्ग। कदम रखे हुए 3 साल हो चैलेंज आ गए। देख लें। जी कंटिन्यू कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। जी, मानव आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी। मैं ये कह रहा था कि देखिए बहुत सारी जो एथिस्टिक सोसाइटीज़ है अभी, स्पेशली इन वेस्टर्न वर्ल्ड, उनकी जो मोरालिटी है, दैट मोरालिटी की देखिए 3 चीज़ें होती है। देयर इज़ मोरालिटी, देयर इज़ एथिकल लिविंग, और देन देयर इज़ लॉ ऑफ लैंड व्हिच वी कॉल लॉ एंड ऑर्डर। तो मोरालिटी की हमें जो ये मिलता है, एजुकेशन मिलता है, अपनी फैमिली से मिलता है, फिर क्लोज़ सोसाइटी से मिलती है। एथिकल जो चीज़ें हैं, फिर हम लोग जो मोरालिटी की जो वैल्यूज़ हम लोग सीखे हैं, उसको खुद क्या इंटेलिजेंस के हिसाब से तोलते हैं कि क्या ये चीज़ें सही है, गलत, हमें क्या करना चाहिए एक ह्यूमन के हिसाब से, दूसरे ह्यूमन को कैसे ट्रीट करना चाहिए। और जो हुँ। तीसरी चीज़ है, ये सब चीज़ जो जहाँ पे भी जो भी गवर्नमेंट या फिर सोसाइटी है, उन्होंने लॉ ऑर्डर बना के रखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल दैट डज़ व्हिच आर नॉट कवर्ड स्पेशली इन मोरल और एथिकल वैल्यूज़ लाइक फॉलोइंग ट्रैफिक सिग्नल रूल्स, या फिर दूसरे
बस ट्रेन में वगैरह कैसे बिहेव करना चाहिए, कोई बूढ़ा आदमी होगा तो उसको सीट देनी चाहिए, प्रेग्नेंट औरत होगी तो उसको सीट देनी चाहिए, ऐसी चीज़ें वगैरह। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग if there is no objective morality which doesn't have its origin from a religion that you follow, there are other things that you can follow, like morality, what you learn from your parents, then ethical values that you decide based on your intelligence, and the law of the land. You see, the problem with this is कि जब आप कहते हैं ना कि morality that you learn from parents exist, जो justification है morality की, वो सिर्फ ये नहीं हो सकती कि चूंकि मैंने अपने parents से सीख लिया therefore I don't need to explore it any further. The question is कि आपके parents में morality क्यों है, and for that matter किसी भी इंसान के अंदर morality क्यों होती है. And we never make the argument from our religious viewpoint कि आप एक religious आदमी होंगे तो आप moral हो जाएंगे. That's never the argument. In fact, it's other way around. हम ये कहते हैं कि अगर आप moral हैं and you have no biological basis to be moral, you have no psychological basis to be moral, लेकिन इसके बावजूद आपके अंदर एक innate sense पाया जाता है of morality, तो आप उसे अपनी ज़ात में तो अपनी पर्सनैलिटी में तो ग्राउंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो करेंगे तो फिर हर इंसान की अपनी अपनी मोरालिटी हो जाएगी. यूनिवर्सली हम सबको पता है कि मर्डर बुरी बात है, रेप बुरी बात है, किडनैपिंग बुरी बात है, एंड सो फोर्थ, किसी और को हार्म करना बुरी बात है. इफ़ यू ऑल नो द सेम थिंग, तो इसका मतलब ये है कि इस मोरालिटी को हम किसी ट्रांसेंडेंट बीइंग में ग्राउंड करेंगे, तो यहाँ से पहला कदम आपका जाता है टुवर्ड्स द डिवाइन. सो इट्स नेवर द केस कि आप रिलीजियस हों तो आप मॉरल हो जाएंगे. नो, द क्वेश्चन इज कि आप मॉरल क्यों हैं, एंड दैट टेक्स यू टुवर्ड्स रिलीजन, टेक्स यू टुवर्ड्स डिवाइन के ओके देयर इज अ हायर सिस्टम जिसकी वजह से मैं मॉरल हूँ. अब जो दूसरी आपने बात कही कि जो एथियस्टिक कंट्रीज हैं उनके अंदर जो मॉरलिटी पाई जाए, आई डिसएग्री विद दैट एक्चुअली, क्योंकि अगर हम कॉमन चीज़ों को सामने रखें जिस पे मैं और आप दोनों एग्री कर सकते हैं कि जैसे इन्वेजन्स बुरी बात होती है, वेपन सप्लाईज बुरी बात होती है, जंगें कराना बुरी बात होती है, तो हम जितने भी एथियस्टिक कंट्रीज हैं उनको राइट एट द टॉप देखते हैं. पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जंगें एथियस्ट कंट्रीज कराते हैं, या एटलीस्ट सेकुलर उन्हें कहते हैं. एथियस्ट ये हो सकता है कि कोई कंट्री ऐसा हो सकता है कि जिसकी स्टेट यानी कि ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एथियस्ट हो, ये पॉसिबल है, लेकिन मोस्टली ये सेकुलर ही होते हैं. हाँ, ये हो सकता है कि स्टेट लेवल पे ये एथियस्टिक पॉलिसी को परस्यू कर रहे हों, तो उसमें हम देखते हैं कि जिन्होंने एथियस्टिक पॉलिसीज को परस्यू किया है, दुनिया में सबसे ज़्यादा कत्ल खून उन्होंने किया है. दुनिया में सबसे ज़्यादा, यानी मैं उसमें सिर्फ मैं किसी सोशलिस्ट मुल्क की बात नहीं कर रहा, लिबरल्स आप सबको शामिल कर लें, यही एथियस्टिक कंट्रीज जिनकी आप बात कर रहे हैं आपस में हमें लड़ते हुए नजर आते हैं. वियतनाम में ये लड़े, कोरिया में ये लड़े, साउथ अमेरिका को खून से इन लोगों ने रंग दिया. कलेक्टिवली कोई 10 मिलियन से ज्यादा लोग हैं जो इनकी आपस की क्लैशेस की वजह से दुनिया में मर चुके हैं. इन लोगों ने चर्चेस तबाह किए, जो यूएसएसआर वाले थे, जो एथियस्ट्स. टू सम स्टडीज, अकॉर्डिंग टू सम स्टडीज, अराउंड 45,000 चर्चेस, अराउंड 25,000 मॉस्क्स इन लोगों ने तबाह कर दी. मिलियंस के हिसाब से लोगों को इन्होंने मारा, फैमिन क्रिएट किए, क्या क्या जुल्म नहीं किए. लीग ऑफ मिलिटेंट एथियस्ट्स, ऑफिशियल नाम आप देख लें, ऑफिशियल बन गया उनका, अपना तो कुछ और था. इन कहने का मतलब यह है कि जिस मोरालिटी को आप एथियस्ट में ढूंढ रहे हैं, अच्छाई को सामने रख के, उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट आपको इन कंट्रीज में मिलता है. यही दुनिया में सबसे ज्यादा असलहा बेचते हैं, यही जंगें कराते हैं. आई एम नॉट एंटायरली श्योर कि आप इनमें मोरालिटी कहाँ से नजर आती है आपको. मुझे लगता है राजा साहब कि आपने जो एग्जाम्पल दिए उन लोगों का एथिज्म से कोई ताल्लुकात नहीं. अगर आप एग्जांपल दे रहे कि वेस्टर्न कंट्रीज दूसरे कंट्रीज को इन्वाइट करती है, इट्स नॉट नेसेसरी दे आर ऑल एथिस्ट. बहुत लोग उनमें से क्रिश्चियन भी होते हैं एंड दे डू बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल एंड हेवन. लेकिन मेरे ख्याल से उनके ऊपर जो जियोपॉलिटिकल, मैं एक जल्दी से सवाल पूछ लूं, आपने मेरी बात बहुत आराम से सुनी है, मैं बिल्कुल आपको वक्त देना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं. हाँ जी. ये जो आप कहते हैं कि इनका एथियज्म से कोई ताल्लुक नहीं है, कैन यू पॉइंट मी टू एनी एथियस्टिक मॉरल फ्रेमवर्क जिसको सामने रखते हुए मैं ये कह सकूं या आप ये कह सकें कि इन लोगों ने जो ये जुल्म किए हैं, जो ऑपरेशन की है दुनिया में, एथियज्म के हिसाब से ये गलत थी. एथिज्म के हिसाब से ये गलत थी. मैंने एथिज्म की बात ही नहीं की है. मैं बात कर रहा था ह्यूमैनिटी के. आई नेवर क्लेम दैट आई एम एन एथिस्ट. अगर आप मुझे सवाल पूछेंगे कि डू आई बिलीव इन गॉड, आई विल से आई डोंट नो. इट्स अ कॉन्सेप्ट और
it's not my domain to believe in a god, but if you want to label me, you can call me an atheist. But I said I'm a humanist who believes in the values and how you मैं live. आपको नहीं और कह रहा नहीं मतलब आई एम वेरी सॉरी मैं अगर आपको ये तासुर मिला। आपका सवाल समझ गया, लेकिन आपने जो एग्जांपल दिए वॉर सिनेरियोज वगैरह, दोज आर एक्सेप्शनल सिनेरियोज, वो दैट इज ऑल पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल थिंग। और मेरे ख्याल से जब वो लोग ये चीजें कर रहे होते हैं उनके दिमाग में आता ही नहीं है, ये सब कुछ भूल जाते हैं, अपने फैमिली वगैरह जो कुछ है बहुत कुछ ये उनके बहुत सा, क्योंकि देखिए आप इंडिया को जो इन्वेट किया था, दे वर ऑल मुस्लिम इन्वेडर्स आए थे, और यू कैन नॉट डिनाई दैट दे वर नॉट रिलीजियस, राइट? दे डिड बिलीव इन the values of Islam and heaven and hell. Why did they invade India? क्योंकि जब आप इन्वेट करते हो, इट मैटर नहीं करता आपकी वैल्यूज क्या है, वेदर यू आर एन एथियस्ट, मुस्लिम और क्रिश्चियन, आपका ये मेन फोकस होता है कि आई जस्ट वांट टू इन्वेट, आई डोंट केयर अबाउट हेवन एंड हेल्थ, वो आपके दिमाग में आता भी नहीं है। तो देयर इज अ डिफरेंस मानव, I'm not going किसी to the भी war kind of situation, I'm talking about normal society. मैं नॉर्मल सोसाइटी की बात कर रहा हूँ ना, जो सोसाइटी मेरी सोसाइटी नॉर्मल नहीं है, आपकी सोसाइटी क्या नॉर्मल नहीं है? आप बताइए क्या हमारी सोसाइटी नॉर्मल नहीं है? जब हम पे जब वॉर, different thing that is caused by certain group of people who have लेकिन मानव specific agenda in their mind. मानव आई एम सॉरी, मैं शायद मैं अपनी बात आप एक्सप्लेन नहीं कर पाया आपको, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। इट्स नॉट अबाउट कि उन्होंने जो किया है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप उसको जस्टिफाई करें। इट्स नॉट योर जॉब, आप एथियस्ट नहीं है, दैट्स फेयर इनफ, आई एम नॉट पुटिंग यू इन दैट पोजीशन। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा ना कि बहुत से मुस्लिम्स हैं जिन्होंने इंडिया को इन्वेड किया है, मेरे लिए 30 सेकंड की बात है, आप मुझे उसका नाम बताएं, मैं नोट कर लूंगा, उसके बाद मैं आपसे थोड़ा सा टाइम और लूंगा, मैं देखूंगा कि जो हिस्ट्री आप मुझे बता रहे हैं ये ठीक है, और मैं अपना ऑब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इस्लाम का, उसकी बेस पे मैं आपको कहूंगा कि अगर उसने गलत किया है मैं उसको कंडेम कर रहा हूं, अगर उसने नहीं किया तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक? क्योंकि मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं ना कि जो एथियस्टिक वैल्यूज हैं वो अच्छी होती हैं, दिस एंड द अदर, आपने जो 3 चीजें कही और आपने मुल्कों के नाम लिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इन्होंने जितना भी दुनिया में कत्ल खून किया है, ऑपरेशन किया है, चर्चेस तोड़े, मस्जिदें तोड़ी, वो कौन सा ऐसा एथियस्टिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि ऑब्जेक्टिव है, जिसकी रोशनी में हम ये कह सकें कि इन्होंने जो किया है वो गलत किया है? सो आई एम नॉट आस्किंग यू टू जस्टिफाई व्हाट दे डिड, आई एम आस्किंग यू based on what atheistic principle can we say that they were wrong? We don't have to go to atheistic principles, क्योंकि atheism it's like non-believers of in God, जो God पे believe नहीं करते, उनके क्या principles रहेंगे? So they don't have to follow the principles which are anti-God or towards God. That's they the have point. they have the law of the land, which is primary focus. Then they have ethical values. Then there are moral values which they can follow. They don't have to follow. Anyone can have those. Enough, anyone right? can have law of the land. Yeah, that is correct. That's how the society works. We have democracy. We choose people. They decide the laws and they make orders. Then there are discussions held based on those orders whether should we implement these laws. उसके बाद वो law apply किया जाता है. That is again decided by the people, right? Not really, but तो fine. इसमें अगर divinity की जरूरत क्या है मुझे? क्योंकि देखिए अगर आप ऐसे बोलेंगे कि yes we need some divine guidance to have moral values और जिसके हिसाब से हम लोग डिसाइड कर पाए कि अच्छा करें या ना करें, तो फिर it's not the case that all believers are morals because they follow certain religion, whether Christianity, Hinduism or Islamism, and all atheists they are non-morals. ऐसी बात तो नहीं है, दोनों टाइप के लोग दोनों साइड में है, तो फिर हमने तो ये बात कही नहीं ना, हमने तो बात कही, मैं तो पहले आपसे कहा है कि हम ये नहीं कहते कि कोई आदमी रिलीजियस होगा तो मोरल होगा, ये तो आर्गुमेंट ही नहीं है। अब जो आप बात कर रहे हैं कि डिविनिटी की जरूरत क्या है, तो देखें जैसे किसी भी सेकुलर कंट्री के पास ये हक है कि वो अपने लिए कानून बनाए, लॉ बनाए, और हम उसको नहीं जाके कहते कि ये तुमने क्यों बना दिया है साहब। हम ये कहते हैं कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके पास भी ये राइट होना चाहिए कि अगर वो डिवाइन लॉज बनाते हैं अपनी कंट्री, जो सो मैं भी चाहता हूँ डिवाइन लॉज को अप्लाई करते हैं, तो ये हमारा राइट होना चाहिए, कोई बुरी बात तो नहीं है, तो हम कोई अनरीजनेबल बात तो नहीं कर रहे। अब ये बात आपकी फिलोसॉफिकली कि डिवाइन लॉज की क्यों जरूरत है, तो देखें मच फंडामेंटल क्वेश्चन वुड बी कि क्या डिवाइन लॉज एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते। अगर वो नहीं करते तो सवाल ही खत्म हो जाता है, क्यों करें, और अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो सवाल फिर भी खत्म हो जाता है, इसलिए कि बिकॉज यू नो दैट इफ डिवाइन लॉज एग्जिस्ट देन द डिवाइन एग्जिस्ट्स। तो डिवाइन के आगे आप किसी का मैन मेड लॉ तो नहीं रखेंगे। यहां तक बात आपको समझ आई मेरी? हाँ मेरी बात मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आप देखिए आप पास को देखिए कैसे राजा साहब, आप पास को देखिए, जितनी भी कंट्रीज सफर की है दिस होल इमिग्रेशन सिचुएशन, राइट, इमिग्रेशन और जो
जो वॉर सिचुएशन में अटके वगैरह लोग हैं, रिफ्यूजी सिचुएशन, जो भी वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से आते हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज से आते हैं, चाहे वो सीरिया हो, अरित्रिया हो, सोमालिया हो, उनको मुस्लिम कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं करती है। मतलब वो मुस्लिम कंट्रीज की तरफ जाते भी नहीं जहाँ पे शरिया लॉस हो। एक ओके, उसका कारण ये है कि वो जो मुस्लिम कंट्री जहाँ पे शरिया लॉ अप्लाइड है 40-50 कंट्रीज होगी, वो उनकी सिचुएशन खराब है। और जो रिफ्यूजीज हैं उनको शायद उनको पता है कि उनको जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो या इजीली एक्सेप्ट करेगी, वहां पे वो लोग आसानी से एडजस्ट हो सकते हैं। भला है उसके बाद सेकंड जनरेशन में वगैरह क्या हो वो बात अलग है, लेकिन वो खुद देखिए मुस्लिम लोग कहाँ जाते हैं मोस्टली, दे डोंट नहीं, लुक ये एट मुस्लिम कंट्रीज एज अ ऑप्शन टू सेटल डाउन ये बड़ी आफ्टर। सिंपल रीडिंग है, ये बहुत ही सिंपल आप कर रहे हैं चीज़ों को, ऐसा नहीं है। लोग जब हालात से तंग होते हैं, उनके मुल्क टूट जाते हैं, तो उनकी पहली प्रायोरिटी सर्वाइवल होती है, वो उनको कहीं से भी मिल जाए। ये ऐसा ही होता है। हम मुसलमानों की अपनी हिस्ट्री है कि हमारे जो कंपेनियंस हैं प्रॉफिट के, जब उन पे ऑपरेशन बहुत ज़्यादा हुई तो वो भी क्रिश्चियन कंट्री में गए थे। ऐसा ये नहीं हुआ करता कि आप पहले देखते हैं कि इस्लाम में। अब मुझे बताएं कि अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पूरी दुनिया के जो क्रिश्चियंस हैं, जो एथियस्ट्स हैं, वो दुबई में क्यों जाना चाहते हैं, यूएई में क्यों जाना चाहते हैं? वो तो इस्लामिक कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशनली लिखा हुआ है कि ये एक शरिया ड्रिवन कंट्री है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस्लामिक है। उसके अंदर उन्होंने बहुत सी आज़ादियाँ दी हुई हैं, वो सारी बात अपनी जगह पे है, लेकिन सजाए मौत, ये वो वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सारी इस्लामिक करते हैं। मलेशिया इज़ एन इस्लामिक कंट्री, बहुत से लोग हैं वो वहाँ जाना माइंड नहीं करेंगे। क्यों भाई मलेशिया ज़्यादा अच्छा है? नहीं, जिसका सीरिया के अंदर घर टूट चुका है, जिसके बच्चे शहीद हो चुके हैं, या इराक में हुआ है, उसको कोई भी सेफ जगह मिल जाएगी, वो वहाँ पे चला जाएगा। वो मलेशिया होगा या यूके होगा, वो अपनी सेफ्टी को देख रहा है। वो ये नहीं देख रहा इस वक्त कि मुझे किसी नॉन इस्लामिक। और अगर सिर्फ यही बात हो, आप जिनकी बात कर रहे हैं, ये सेकुलर कंट्रीज हैं, और जिनकी आप बात कर रहे हैं, कैसर भाई, अगर सेकुलर यूक्रेन से भी तो लोग भाग रहे हैं ना। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। अगर वही अगर मिसाल हो, तो यूक्रेन की जो बिसारत भाई ने बात की है, एक वो आप देख लीजिए, फिर उसके साथ आप ये देख लीजिए कि साउथ अमेरिका में कितने सेकुलर कंट्रीज हैं, अफ्रीका में कितने सेकुलर कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशिया में सेकुलर कंट्रीज हैं, वहां लोग क्यों नहीं जाते हैं? अच्छा, सेकुलर, एक और मजे की बात, सेंट्रल एशिया में अपना उज़्बेकिस्तान भी है और आज़रबाईजान भी है। आज़रबाईजान में चले जाते हैं, उज़्बेकिस्तान में नहीं जाते, दोनों सेकुलर हैं। इसका मतलब ये है कि आप जहां पे बेहतर सेफ्टी देखते हैं, आप वहां जाते हैं। इट हैज नथिंग टू डू विद कि किस मुल्क के अंदर कौन सा मजहब चल रहा है, क्या चल रहा है। हमारे केस को समझे, हम उस बहस में नहीं जाते। हमारा केस बड़ा सिंपल है कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके पास ये राइट होना चाहिए कि वहां पे इस्लामिक गवर्नमेंट आए, कि लोगों की डेमोक्रेटिक विल है। जो सेकुलर कंट्रीज हैं जहां पे लोग एथियस्ट्स हैं या उनको सेकुलरिज्म अच्छा लगता है, ये उनका राइट है, वो अपने मुल्क में जो मर्जी करें। हमारा तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है कुरान का, वो खड़ा ही इस जुमले पे है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, दैट फॉर यू इज योर वे ऑफ लाइफ एंड फॉर अस इज आवर वे ऑफ लाइफ। इसमें कोई आपको अनरीजनेबल बात लगती है? हाँ, देखिए, नहीं, अनरीजनेबल मुझे नहीं लगता है। अगर पाकिस्तान में कोई भी लॉ लाना चाहता है, उनके जो पब्लिक है, जो सिविलियंस है या फिर जो पॉपुलेशन, उनके हिसाब से जो करना है करे। लेकिन अगर आप पास्ट की वगैरह देखेंगे, कहीं पे अगर सीरिया वगैरह में कुछ वॉर टाइप सिचुएशन होती है, दुबई के लोग उनको ऑफर नहीं करते कि हाँ, आप मुस्लिम हो, हम भी मुस्लिम कंट्री है, आप इधर आ जाओ, हमारे भाई है, क्योंकि आप दे सेकंड डोंट स्टेप नीड से बात शुरू पुअर करते हैं ना, पुअर मुस्लिम आप पहले स्टेप पॉपुलेशन। से क्यों नहीं कर रहे? मनफ, नहीं, आप पहले स्टेप से क्यों नहीं करे कि जिन सेकुलर एथियस्टिक कंट्रीज वगैरह की आप मिसालें दे रहे हैं और उनका आप यहाँ पे केस लड़ रहे हैं, सीरिया की हालत उन्हीं की वजह से हुई है ना, अफगानिस्तान की हालत उन्हीं की वजह से हुई है, इराक की हालत उन्हीं की वजह से हुई है, सीरिया की पूरा हालत जो मिडिल से ईस्ट है इन लोगों ने होती है, फायर बॉल में कन्वर्ट कर दिया। आप उसको कंडेम नहीं कर रहे, आप ये कह रहे हैं कि दुबई उनको जगह क्यों नहीं दे रहा? मैं कंडेम करता हूँ जो भी वेस्टर्न कंट्रीज ने किया। फॉर एग्जांपल, हमें जो बिगेस्ट कल्प्रिट दिखता है वो है यूएसए, लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं किया कि देयर इज अ मुस्लिम नेशन और हम लोग एथिस्ट है या फिर क्रिश्चियन है, नहीं, दे हैव डिफरेंट एजेंडा। ट्रस्ट मी, उनका एजेंडा इसी ही वजह अलग है से किया इन्वेंट करने उन्होंने। का। ट्रस्ट में इसी वजह से किया। 90s की पब्लिकेशंस पढ़े ना अगर आप, इवन उससे पहले की अगर आप पढ़ें, फॉर एग्जांपल क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, एंड ऑफ हिस्ट्रीज, इवन जब सोवियत कोलैप्स हुआ अर्ली 90s में, तो नेटो को डिसबैंड कर देना एक लॉजिकल चीज थी कि अब इतना खर्चा हम क्यों करें। दे वर द अमेरिकन जनरल्स एंड वेस्टर्न जनरल्स जो कह रहे थे कि नहीं भी इस्लाम दुनिया में मौजूद है। दे वर डूइंग इट एग्जैक्टली बिकॉज हम दुनिया में एक वाहिद ताकत रह गए थे लिबरलिज्म के खिलाफ। जो 40s में
فیشزم ختم ہو گیا تھا, ہٹلر اور موسولینی کو شکست ہو گئی تھی, ہار گئے تھے وہ. ارلی 90s تک کمیونزم ختم ہو چکا تھا, چائنا اس سے پہلے 70s میں ہائیبرڈ ماڈل کی طرف چلا گیا تھا. تو لبرلزم کے سامنے ایک ہی ان کو مسئلہ تھا کہ جو اسلام ایک آئیڈینٹی کے طور پہ موجود ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. فوکویاما کا جو تھیسس تھا اینڈ آف ہسٹریز, اس کا تو مطلب ہی یہ تھا کہ اب جب تک دنیا رہے گی دنیا میں لبرلزم رہے گا. تو یہ آپ نہ کہیں کہ انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ یہ مسلمان ملک تھے, انہوں نے ایگزیکٹلی اسی لیے کیا تھا. اس کے لیے آپ لبرل انٹرنیشنل آرڈر اور ہائپوتھیسس آف سیکولرائزیشن پڑھیں کہ یہ پورا پلان کیا تھا کہ امریکہ نے ایک طرف مونرو ڈاکٹرن کے ذریعے خود کو سکیور کیا کہ کوئی ملک جو ہے وہ کوئی ملٹری ایکٹیویٹی امریکہ کے آگے پیچھے نہ کرے. پھر اس کے بعد اس نے پوری دنیا میں کس طرح سے جنگیں ایکسپورٹ کی. یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل کے 5 پرماننٹ ممبرز ہیں اور جو دنیا میں ٹاپ 10 ویپن سیلنگ کنٹریز ہیں یہ 5 ان کا حصہ ہیں. امریکہ نے سب سے زیادہ کیا, نیٹو والے ساتھ مل کے انہوں نے کیا, بیکاز دے جسٹ وانٹڈ ون سسٹم. اس پہ جان مائر شیمر کا بہت اچھا کام ہے, فالس پرومس آف لبرلزم, اینڈ آف لبرلزم. پیٹر ڈنین نے بھی اس پہ, لیکن پیٹر ڈنین کا زیادہ کام جو کلچرل لبرلزم کی طرف ہے, جو انٹرنیشنل پولیٹیکل موومنٹ ہے لبرلزم کی, اس پہ مائر شیمر نے بہت زیادہ کام کیا. میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ان کو پڑھیں کہ سمپل آئیڈیا میں اگر سمری اس کی بیان کر دوں وہ یہ ہے کہ دنیا میں جنگیں ایکسپورٹ کریں جہاں جہاں پہ بھی ہیں. اینڈ میں مسلمان رہ گئے تو ان کے ملکوں میں جنگیں ایکسپورٹ کریں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ اس ملک کی اکانومی تباہ ہوگی. جب اکانومی تباہ ہوگی تو چونکہ آپ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں ایز این انویڈرز, تو آپ کے سسٹمز کے تحت اس ملک کا ایک لانگ ٹرم ری بلڈنگ پروجیکٹ سٹارٹ ہوگا. اور اس طرح سے آپ کنٹری بائی کنٹری پوری دنیا کو امریکہ کے امیج میں, لبرل امیج میں آپ ریکریٹ کریں گے اور پوری دنیا میں لبرلزم آ جائے گا. دیٹ از بیسکلی دی ہائپوتھیسس جس پہ وہ کام کر رہے ہیں. تو نو سر, اٹس سمپلی ناٹ دی کیس کہ ہم مسلمان نہیں تھے, انہوں نے اس لیے کہہ دیا. ہم مسلمان تھے اور ہیں, اسی لیے انہوں نے کیا ہے. کیسے راجا صاحب, میرے خیال سے دس ہول کولڈ وار تھنگ, یو ایس ورسز یو ایس ایس آر جو بھی پہلے تھا, the world was divided into 2 parts, and based on where you belong to, which country you belong to, you will have your own bias and you will look at the situation based on what you think is right. لیکن میرے خیال سے آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی ایکچولی ہوا اس کے پیچھے جو ریزن ہے, they will let this out in the mainstream media, اور ہمیں ایکچوئل ریزن پتا ہوگا کہ یہ جیو پولیٹیکل وار ہے, کیوں چل رہا ہے, اس کا ایکچوئل ریزن کیا ہے. Based on you're in Pakistan, I'm in India, you will think from your perspective because you have your own bias. I will think from my perspective. If I was in Switzerland, right, I will like, yeah, I don't care. NATO. That's fair enough. لیکن میں نے آپ کو کوئی حوالہ میں نے آپ کو دلی سے یا اسلام آباد سے نہیں دیا ہے. میں آپ کو جو ان کے اکیڈیمیا ہے, میں آپ کو ان کی بات کروں. پیٹر برگر فار ایگزامپل, ہی از سچ این انٹرسٹنگ پرسن ٹو ریڈ, کیونکہ یہ وہ آدمی تھے جو کہ ہائپوتھیسس آف سیکولرائزیشن کے پروپوننٹ تھے, اس کے حق میں تھے, اور پھر اپنے لائف ٹائم میں اس کے خلاف ہو گئے تھے کہ یہ نہیں ہونے والا ہے. ورلڈ از بیکمنگ مور ریلیجیس. ہم زبردستی لوگوں کو سیکولر نہیں کر سکتے ہیں تھرو دی وارز اینڈ تھرو دی اکنامک ہارڈ شپس اینڈ سینکشنز, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں. So مجھے ایسا لگتا ہے کیسے راجا صاحب آپ ایسے I'm sorry but آپ گھما پھرا کے اسی ٹاپک پہ لے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں شریعہ لا امپلیمنٹ ہو جانا چاہیے. واٹ ایور آرگیومنٹ آئی ایم پوٹنگ فارورڈ, میں تو پہلے کہہ چکا ہوں مجھے لگتا ہے اسلامی ملکوں میں دیکھیں نا, اب پاکستان میں اسلامک لا ہو یا نہ ہو, صحیح ہوگا. آپ سچویشن دیکھیے, پاکستان انڈیا میں تو ٹھیک ہے, تو وہ سیکولر obviously because it's complicated there. پاکستان میں اگر شریعہ لا, what is the benefit, کیا ہوگا, کیا اس سے لوگوں کی جو کوالٹی آف لائف ہے اس پہ کیا فرق پڑ گیا؟ اتنے سالوں میں نہیں پڑا ہے, کیسے فرق پڑ گیا؟ کیونکہ دیکھیے سب سے پہلے کیسے راجا صاحب, مجھے لگتا ہے جو اسلام کے پریچرز یا پھر جو بھی لیڈرز ہیں ان سوسائٹی میں, فار ایگزامپل یو, which lot of young crowd follow you and lot of like everyone try to follow you, set you as an example, right? وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کی سنتے ہیں کہ آپ کیا بول رہے ہو. لیکن if you are trying to tell them oh your focus should be Islam and your first book that you believe in should be Quran, میرے خیال سے وہ اچھا نہیں ہے. I'm not looking at from anti like Islamophobic perspective. مجھے لگتا ہے کہ اسلام کو ٹھیک ہے گھر تک ہی رکھو, لیکن دیکھیے لائف میں آگے بڑھنے کے لیے, سوسائٹی میں فیملی کو آگے بڑھانے کے لیے, دیش کو آگے بڑھانے کے لیے you need education. آپ بہت آپ سے اچھے طریقے سے بات ہوئی ہے, I'm really impressed کہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں. بٹ میں آئی آسک یو کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ملک کو آگے لے کے جاؤ, اسلام کو ایک حد تک رکھو, جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں شریعت آ جائے تو ڈو یو ایکچولی نو کہ پریکٹیکلی ہماری کیا مراد ہے, اس سے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟
مجھے لگتا ہے لیکن اگر آپ ایگزامپل دیں گے آپ ہم لوگ پاسٹ کا ایگزامپل دیکھیں کہ ٹھیک ہے شریعہ لا واز اپلائڈ ان ادر مسلم کنٹریز اینڈ ہاؤ دے ہیو پروگریسڈ ان اوور آل سچویشن ان لا لائک پاسٹ سینچری اور پاسٹ میں نے آپ سے جو سوال کیا ہے اگر آپ اس کی طرف آنا پسند کریں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں شریعہ لو ہونا چاہیے what does that actually mean to you? means it will follow the Quranic values to run your country, basically run society and right Islamic values وہی obviously اسلامک قرآن جو ہے وہ ہمارا چیف بک ہے جسے ہم چیزیں ڈیرائیو کرتے ہیں and then there is کریکٹ sunnah. So what that means is کہ ہمارا جو اکنامک سسٹم ہے وہ شریعہ ڈریون ہوگا, جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے وہ شریعہ ڈریون ہوگا, جو ہماری جو پولیٹیکل جو جسے سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں وہ اسلامک ہوگا, یعنی کہ کولیکٹیوزم پہ بیسڈ ہوگا. تو ہم جب کہتے ہیں کہ شریعہ کی بات کرتے ہیں پاکستان میں تو ہم ایکچولی سسٹمز کی بات کرتے ہیں. تو اسلام کا ایک سینٹرل ایجوکیشن سسٹم ہے, اس ایجوکیشن کے اندر جتنے بھی کنٹمپری نالج ہوتا ہے, جو سائنس ہے, جو فلاسفیز ہیں, ٹیکنالوجی ہے, وہ سب اس کا حصہ ہے. سو وی وانٹ پیپل کہ وہ اس کو حاصل کریں. ایٹ دا سیم ٹائم ہم نہیں چاہتے کہ ہماری عدالتوں میں 50-60 سال کیس لگے رہیں, دادا کے زمانے کا کیس جو ہے پوتا آ کے ایڈریس کر رہا ہو. اسلامک جسٹس سسٹم کے اندر آپ کا کچھ دن کے اندر آپ کا فیصلہ ہو جاتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہماری اکانومی ہے اس کے انٹرسٹ یوزری یہ چیزیں نہ ہوں, کیونکہ ایز این انڈین یہ بات سن کے نیچرل ہے کہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا یہ سننا کہ ہم نے انڈیا سے سیپریشن کی تھی اس لیے کہ ہمیں ایک ایسا پیور کنٹری ملے جس میں ہم ایک اسلامی رولز کے مطابق زندگی گزار سکیں. Now it is our right کہ ہم وہاں پہ اسلامک سسٹم کو لے کے آئیں کہ اس سے ہماری پروگریشن ہوگی. ابھی 70 سال میں نہیں آیا ہے, آپ دیکھ لیں کہاں پہ کھڑے ہیں. آپ انڈیا کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا میں تو ہندو راشٹر نہیں ہے, تو وہ بھی تو تقریباً وہیں پہ کھڑا ہے. ابھی ٹھیک ہے پچھلے کچھ سالوں میں انڈیا نے جو ہے وہ پروگرس کی ہے, اینڈ وی ریئلی ویل وشز ہیں ہمارے پاس, ہمارے دل میں انڈیا کے لیے اس حوالے سے. لیکن the point we are making is کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سوشل جسٹس ملے, اچھی ایجوکیشن ہو, کرپشن نہ ہو, اور یہ سارا ہمیں اسلامک سسٹمز میں نظر آتا ہے. therefore we hold the right کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. I think it's a very reasonable proposition, اس میں غلط نہیں ہے اس میں کچھ. ٹھیک ہے, لیکن پھر سوال یہ آتا ہے کہ آپ جو سسٹم پہ بلیو کرنا چاہتے ہیں کیا وہ سسٹم آئیڈیل ہے, اور از اٹ لائک so regressive that it's like 1115 years old, right? 1500 years old. وہ No جو system, values no تھے کیا وہ system. ابھی کی سوسائٹی میں No, اپلائی no, ہوگا؟ sir. Being a system being old and system being regressive, they are two different things. آپ ڈیموکریسی کے حق میں ہے, ڈیموکریسی تو ہزاروں سال پرانی ہے. جن یورپین کنٹریز کی آپ بات کریں وہاں پہ بہت زیادہ ترقی کی ہے, وہاں پہ پرومسکوٹی ہے, وہاں پہ آؤٹ سائڈ ویڈ لاک ریلیشن شپ ہیں, ہزاروں سال سے ہو رہا ہے. وہاں پہ جس کا مرضی چاہے وہ شراب پی لے, ہزاروں سال سے لوگ پی رہے ہیں. وہاں پہ LGBTQ وغیرہ ہے, یہ تو آپ کو گریکس میں مل جائے گی ہزاروں سال پہلے. اٹس ناٹ دا کیس ہے وہ چیز اگر پہلے سے چل رہی ہے تو آپ کہیں پہلے سے چل رہی ہے تو چلو کوئی نہیں لے کے آ جاتے ہیں. اگر یہ اگر پیمانہ رکھیں تو آپ کے یہ پروگریسو لبرل کنٹریز ہیں ان سب میں ہزاروں سال پرانی چیزیں چل رہی ہیں. دیر از نتھنگ نیو ان اٹ. ڈیموکریسی کی آپ نے بات کی, ڈیموکریسی اسپیسیفکلی بولتا نہیں, ڈیموکریسی بیسیکلی بولتا ہے کہ لیڈرس ول بی چوزن بائی دا پیپل آف دی کنٹری اور دا سوسائٹی. تو اس کے بعد جو رولس وغیرہ یہ اس میں ہونے چاہیے, دیٹ از لائک وہ چھوٹی چیز آ جاتی ہے. دیٹ اگین ڈیپینڈس آن دا پیپل. ڈیموکریسی بیسیکلی بولتا ہے پیپل ول چوز, ناٹ دی فیملی ممبر, لائک سیم فیملی کا باپ ہوگا پھر بیٹا ہوگا رول کرے گا. اٹس لائک بیسیکلی پیپل ول بی ان کنٹرول ٹو چوز دیئر اون لیڈر, اور جو بھی ان پہ جو لا اینڈ آرڈر لاز وغیرہ بنانا ہے دیٹ ول اگین بی الٹیمیٹلی اپ ٹو دا پیپل. دیٹ از واٹ ڈیموکریسی از. لیکن when And if we want the same thing in Pakistan, you wouldn't mind that, would you? No, of course not. So لیکن if we want شریعہ in لا آئی Pakistan کہ ہم ڈیموکریٹکلی شریعہ لو لے کے آ جائیں, that's perfectly reasonable, right? ہاں جو آپ کرنا چاہتے کر سکتے, لیکن جو آپ you're basing it on a specific thing or the module which is Islam, right? اور And that's our religion, yes, and we are very proud of it. وہ بات ٹھیک ہے, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں جو سارے رولس ریگولیشنس ہے انسانوں کے پرتی, سوسائٹی میں کیسے بہیو کرنا چاہیے, وومن رائٹس, اور وہ سب اپلیکیبل ہے ان دس صحیح؟ Absolutely. Which is the reason کہ ویسٹ میں اگینسٹ دی odds سارا میڈیا اسلام کے خلاف, پورے کا پورا اسٹرکچر اسلاموفوبک, گورنمنٹس کا, میڈیا کا, ہر چیز کا. اس کے باوجود جرمنی میں اتنی تیزی سے پرٹیکولرلی لیڈیز وہ مسلمان ہو رہی ہیں.
यूके, अमेरिका, हर जगह पे कि जिसको इस्लाम का सिस्टम जो समझता है, तो देखें आप पे भी अभी तक इस्लाम के बारे में जितनी बातें आपने की हैं, आपने स्पेसिफिसिटी से कोई चीज़ नहीं बताई कि इस्लाम इस जगह पे गलत है। वो जनरल कमेंट्स हैं जो मीडिया में आते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोना ऑफर यू। व्हाई डोंट यू, अभी आप मिडिल में हैं, आपने हिंदुज़म छोड़ दिया, किसी रिलीजन को आप नहीं मानते हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि इसका ताल्लुक आपकी ज़िंदगी से भी है और so far as our religion is concerned hereafter से भी है। Why don't you actually learn about the religion कि इस्लाम का बेसिक केस क्या है, इस्लाम की सोशल थ्योरी क्या है, इस्लाम में ह्यूमन राइट्स क्या हैं, इस्लाम में वुमेन राइट्स क्या हैं। I mean, go through those things, and if you still think and no, it doesn't make any sense to me, that's your absolute right. But then if you will disagree with it, at least वो disagreement एक well founded होगा, बल्कि वो media driven narrative से आपने नहीं लिया हुआ होगा। राइट, मैं आपकी बात समझता हूँ राजा साहब। देखिए, लेकिन जैसे आपने बिगिनिंग में बोला कि टू हैव मोरालिटी इस्लाम फॉलो स्पेसिफिक मॉड्यूल व्हिच सेज यू विल बी रिवॉर्डेड इफ यू एक्ट वेल इन सोसाइटी और डू गुड टू अदर्स एंड यू विल बी पनिश्ड इफ यू डोंट डू सर्टेन थिंग्स। वो मैं उस कॉन्सेप्ट में एग्री नहीं करता, वेदर इट कम्स फ्रॉम इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म। मुझे लगता है कि अच्छा, मैंने अब माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मैं तकरीबन आधा घंटा हो गया आपसे बात करते हुए, पीछे और बहुत से लोग वेट कर रहे हैं। मैं आपसे कहूँगा कि आप जो सिस्टम्स हैं इस्लाम के, उसको थोड़ा पढ़ के अगर आप देखें, मौदूदी साहब की भी बड़ी अच्छी किताब है, डॉक्टर हमीद साहब की भी, हमीदुल्लाह साहब की बड़ी अच्छी किताब है उन लोगों के लिए जो इस्लाम की बेसिक्स को समझना चाहते हैं। आई थिंक इट्स कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, इंग्लिश में आपको मिल जाएंगी। हैव अ रीड थ्रू objectively as an independent impartial person and see what Islam wants to achieve. If it makes sense to you, fine. If you still disagree, तो फिर हम अच्छे तरीके से disagree कर सकेंगे। ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। वाओ ये पार्टिंग गिफ्ट है। चलो जी बहुत शुक्रिया आपका।